हेलो। तो कैसे हैं आप सब लोग। चलिए आज हमारा टॉपिक है यानी कि भारतीय इतिहास में हम लोग बात कर रहे हैं। जैसा कि पेट का सिलेबस चल रहा है और जीडी का भी फॉर्म आ चुका है, तो दोनों के लिए बेटर है। पेट ओरिएंटेशन भी लेके चल रहा है, जीडी को लेकर भी चल रहे हैं और दोनों में काम आने वाली जीएस का। और इसके अलावा जो भी आप बात करेंगे जीएस में, जहां पर जीएस का सिलेबस आ रहा है उस सब के लिए फायदेमंद होने वाला है। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक क्या है। प्राचीन भारत में अगर हम देखें यहाँ पर इतिहास में, प्राचीन इतिहास में हमने सिंधु घाटी सभ्यता को कंप्लीट कर लिया है। अब इसके बाद अपन को करना क्या है, अपन को वैदिक सभ्यता लेके चलना है। हम सीक्वेंस वाइज चलेंगे और टॉपिक वाइज चलेंगे। आपको दो वीडियो हमने ज्योग्राफी का फर्स्ट वीडियो आपको दिया है, भूगोल का, आशा करते हैं वो आपको अच्छा रहा होगा, मजा आया होगा। और सेकंड हमारा ये आपका हिस्ट्री का यानी कि दूसरा वीडियो। और लगातार आपको वीडियो मिलते रहेंगे, मजे से पढ़ाई करते रहिए। कंटेंट आपको सॉलिड दे रहे हैं, यहाँ पर कोई फालतू डिस्कशन नहीं होगा। आपको मैं सबसे पहले ओवरव्यू दिखा देता हूं कि आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने क्या वाले हैं, इसके बारे में हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा देख लेते हैं, जिससे हमें आइडिया हो जाए कि यार हाँ, हमारा टाइम वेस्ट नहीं होने वाला है। आज हम लोग नॉलेज गेन करेंगे। ऐसा नहीं कि हम लोग यहाँ पर 1 घंटे आधे घंटे रहे उसके बाद हमने नॉलेज गेन की थोड़ी सी, ऐसा नहीं होने वाला। सबसे पहले मैं आपको आज दिखाता हूँ अपना कंटेंट क्या है हमारा, जिस पर हम डिस्कशन करने वाले हैं। और कुछ चीजें मैं इसलिए लिख के रखता हूँ जिससे हमारा टाइम बचे। हम आधे घंटे में वो चीज तैयार कर सकते हैं अगर हम सही तरीके से इसको शुरू कर देते हैं। लेकिन क्योंकि हम बहुत सारी चीजों पे फालतू को टाइम वेस्ट करते हैं या लोग करते हैं, मैं ज्यादा कुछ कहूंगा नहीं, सीधे बात करता हूं, मुद्दे पे आता हूं। सबसे पहले मैं अगर देखूं तो मेरे पास कंटेंट की अगर बात करूं मैं, तो यहाँ पर देख लीजिए, आपको दिख रहा होगा। सबसे पहले मैं बात करने वाला हूँ आज वैदिक सभ्यता के बारे में। बहुत सारी चीजें हैं, मजा आने वाला है। वैदिक साहित्य के बारे में बात करूंगा, फिर वेदों के बारे में भी आज हम डिस्कशन करने वाले हैं। फिर हम यहाँ पर वेदों के उपवेद के बारे में हम डिस्कशन करने वाले हैं। ऋग्वेद का पूरा एनालिसिस करेंगे, यजुर्वेद का भी करेंगे, सामवेद के बारे में पढ़ने वाले हैं। इसके साथ ही साथ आपका फिर ऋग्वैदिक काल वगैरह चलेगा आपका। ऋग्वैदिक काल के बाद हम इसको बहुत ही मजेदार तरीके से आपको समझाएंगे यहाँ पर, जिससे कि आपकी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए और आपको याद नहीं, रटना नहीं पड़ेगा। हम आज की रियल लाइफ से जोड़ लेंगे हर चीज को। आज हमारे देखो, हमारे यहाँ लाइफ में, सोसाइटी में 4 ही चीजें रहेंगी। कहते हैं इकोनॉमी लीड सोसाइटी। आपकी आर्थिक व्यवस्था तय करेगी कि साहब आपकी सामाजिक सिचुएशन कैसी, यानी कि सोसाइटी में आपका स्थान क्या है, आपका पॉलिटिकल स्थान क्या है। आपकी कौन तय करेगा? आपकी इकोनॉमिक कंडीशन तय करती है। आपका सिलेक्शन हो जाता है किसी गवर्नमेंट जॉब में, तो आपके रहने की स्टाइल, आपकी लाइफ स्टाइल, सोसाइटी में आपका स्टैंडर्ड सब बदल जाता है। यानी कि द मुद्दा इज दैट आपकी जो इकोनॉमिक पावर है ये आपकी तय करती है क्या? पॉलिटी, सोसाइटी एंड एवरीथिंग, रिलीजियस, सारी चीजों की बात करेंगे। इसी प्रकार हम सबको कनेक्ट करके वैदिक सभ्यता को एनालिसिस करने वाले। फिर हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में आज, ऋग्वैदिक काल, कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स है, आर्थिक, उसका वहां पर क्या कंडीशन है, इसके बाद वहां की कंडीशन में राजनीतिक समय कैसा था, सबको समझेंगे। फिर वहां पर सामाजिक व्यवस्था क्या थी, फिर उसका हम देखेंगे धार्मिक व्यवस्था क्या थी, और इसके बाद शुरू होगा उत्तर वैदिक काल। समझ में आया? कंटेंट क्या अपना, कोई फालतू कंटेंट नहीं होने वाला यहाँ पे। फिर हम उत्तर वैदिक काल में भी यही समझेंगे, आर्थिक व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था, पॉलिटिकल व्यवस्था, मतलब धार्मिक व्यवस्था। कहने का मतलब यह है कि यार अगर हम चीजों को सही तरीके से समझें तो पढ़ना आसान हो जाता है। वैदिक सभ्यता कोई कठिन नहीं है, वैदिक सभ्यता बहुत आसान होती है चीजें पढ़ना, बस ये हमें सही डायरेक्शन हो। आज हम लोग बार बार चिल्लाते हैं, एक बात आपको कहते हैं, बहुत हम लोग अक्सर कहते रहते हैं, टाइम मैनेजमेंट करो, टाइम मैनेजमेंट करो। साहब आज के समय में टाइम मैनेजमेंट उतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना डायरेक्शन मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट है। आपकी दिशा को मैनेज करना बहुत जरूरी हो जाता है एज कंपेयर टू टाइम मैनेजमेंट। चलिए शुरू करते हैं। वैदिक सभ्यता को बिंदास तरीके से सिंधु घाटी सभ्यता हमने कंप्लीट किया है। जो चैनल पे पहली बार हो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। बस शुरू कर दीजिए, देखते हैं पहला क्या हमारा कहने वाला है। वैदिक सभ्यता की अगर बात करते हैं सर, आप देखिए है क्या, सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में हमने जब पढ़ा तो 2500 ईसा पूर्व से लेकर 1750 ईसा पूर्व के बीच में सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में हमें मिलता है, इतिहास के पन्नों में लिखा हुआ है। लेकिन अचानक ऐसा होता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के कोई अंश नहीं मिलते और गायब हो जाती है। लगभग 150 से 250 सालों तक कोई भी सभ्यता के बारे में मिलता नहीं। लेकिन इसके बाद 1500 ईसा पूर्व के पास एक नई सभ्यता जन्म लेती है जिसे हम वैदिक सभ्यता कहा जाता है। यही वैदिक सभ्यता जहां पर वेदों का निर्माण हुआ है, शायद इसीलिए इसे वैदिक सभ्यता कहा गया। बात करते हैं वैदिक सभ्यता के बारे में, तो वैदिक सभ्यता का जो काल है वो 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 600 ईसा पूर्व के बीच का माना जाता है। अब मुझे ये बार बार कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि ईसा पूर्व का मतलब क्या है। ईसा पूर्व का मतलब है ईसा मसीह के जन्म के पहले की घटनाएं जब भी लगी होंगी उनके समय को निर्धारण करने के लिए हमने इसको कहा।
अब बात आती है वैदिक सभ्यता के बारे में, तो आपका जो काल है 1500 से लेकर के 600 ईसा पूर्व के बीच का काल माना जाता है। अब इसी में अगर हम एक चीज ये देखें कि सर जो हमारा वैदिक सभ्यता इसको दो भागों में विभाजित करेंगे, दो भागों में जीवन की शुरुआत हो रही है। वैदिक सभ्यता एक ग्रामीण सभ्यता है, लोग जंगलों में रह रहे हैं, कबीलों में रह रहे हैं, लोगों को शिकार करना आता है, अभी उन्हें खाना बनाना भी नहीं आता है, एक दूसरों को मार करके खा रहे हैं। लाइफ स्टाइल ऐसी है, जनजातियों की लाइफ स्टाइल है। आज हमारे पास लाइफ स्टाइल कैसी है, मतलब हम लोग कितना विकास करते हुए चीजों को आगे बढ़ते जा रहे हैं, इस पर थोड़ा सा भी हमें सोचना होगा, लेकिन हम समझेंगे इसके बारे में। तो 500 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 1000 ईसा पूर्व का जो समय होता है उसको हम कहते हैं उत्तर वैदिक काल के पहले का समय, यानी कि पूर्व वैदिक काल, यानी कि 1500 से लेकर के 1000 के बीच का जो हमारा समय है उसको बोला जाता है अर्ली वैदिक पीरियड, पूर्व वैदिक काल। और 1000 से 600 ईसा पूर्व का जो समय है उसको कहा जाता है आपका उत्तर वैदिक पीरियड, यानी कि लेटर वैदिक पीरियड। पूर्व वैदिक काल को ऋग वैदिक काल भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ऋग वैदिक काल भी कहा जाता है। तो याद रखिएगा, अभी थोड़ा सा हम टाइमलाइन समझ रहे हैं, फिर समझेंगे डेप्थ में बहुत सारी चीजों को। तो पूर्व वैदिक काल का मतलब क्या है? 1500 से लेकर के 1000 ईसा पूर्व, और उत्तर वैदिक काल का मतलब है 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व। और इसी के बाद शुरू होती है महाजनपदों की कहानी, जहां पर आपको मगध सबसे ताकतवर राज्य मिलता है, और उन्हीं में से घनानंद वंश एक ताकतवर वंश दिखता है। घनानंद उसी का एक राजा है जिसको हरा करके चंद्रगुप्त मौर्य गद्दी पर बैठते हैं और मौर्य वंश की शुरुआत करते हैं। तो सारी चीजों को लिंक करते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे, मजा आएगा। तो सबसे पहले शुरू करते हैं ऋग वैदिक काल। लेकिन यार जब हम पढ़ते हैं इतिहास के पन्नों में जानकारी कहां से मिल रही है? हम कैसे कह सकते हैं कि वैदिक पीरियड है या सिंधु घाटी सभ्यता है या डिफरेंट चीजें? तो इसके लिए हमें लिटरेचर की ओर पढ़ना पड़ता है, साहित्य की ओर। तो वैदिक सभ्यता से जुड़े हुए कुछ साहित्य हैं, पहले उनको समझ लेते हैं। प्रश्न एग्जाम में आते हैं इनसे, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, इसलिए हमको समझना है। वैदिक साहित्य यानी कि इनको वैदिक लिटरेचर कहा जाता है। कौन कौन से वैदिक लिटरेचर के अंतर्गत आते हैं? वेद आते हैं, ब्राह्मण आते हैं, अरण्य आते हैं, और आपके उपनिषद आते हैं। वेद आते हैं, ब्राह्मण आते हैं, अरण्यक आते हैं, उपनिषद आते हैं। ये माना जाता है कि वेदों की जो रचना है वो कौन किसने किया है साहब? अपौरुषेय है। इनको क्या कहा जाता है? अपौरुषेय कहा जाता है। इसका मतलब ये है कि शायद इन्हें देवताओं ने रचा है, पुरुषों ने तो नहीं बनाया है, क्योंकि कोई साक्ष्य नहीं है। इनको माना जाता है देवताओं ने लिखा है। किसने लिखा है? देवताओं ने लिखा है। अपौरुषेय इसीलिए कहा जाता है। पहली कंडीशन हमने ये समझ लिया। इसके बाद क्योंकि ये संस्कृत भाषा में एक क्लिष्ट भाषा है, इनको समझना इतना आसान नहीं है, इसीलिए इनके अन्य ब्राह्मण साहित्यों के बारे में वर्णन करना पड़ता है, फिर आरण्यक के बारे में करना पड़ता है, उपनिषद के बारे में करना पड़ता है, जिनमें फिलॉसफी, दर्शन, बहुत सारी चीजों का वर्णन मिलता है। आपको बोरियत तो नहीं लग रही होगी, मुझे ऐसा लग रहा है, चीजें भी समझ में आ रही होगी। सिर्फ रटेंगे नहीं, आज आपको वैदिक सभ्यता की हम कॉन्सेप्ट में डेप्थ में लेके जाएंगे। और आपको एक चीज याद रखिएगा, हिंदुस्तान की सभ्यता और संस्कृति के बारे में अगर आप पढ़ना चाहते हो तो याद रखिएगा आपको पढ़ना पड़ेगा वैदिक साहित्य के बारे में। आपको प्राचीन भारत समझना होगा। अखंड भारत का जो सपना रखते हैं लोग, उन्हें समझना होगा कि अशोक के दौरान अखंड भारत था क्या, मौर्य वंश के दौरान अखंड भारत था क्या। इन सब चीजों पर भी फोकस करना होगा। मुद्दे पे आते हैं, सबसे पहले हम समझेंगे वेदों के बारे में। वेद 4 प्रकार के होते हैं, आप सबको पता है वेद 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से वेद होते हैं? आपका ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। लेकिन यहां पर अगर हम बात करें तो शुरुआती दौर पर 3 प्रकार के वेद पाए गए थे। कौन से? ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। इन तीनों वेदों को मिला करके कहा जाता था वेद त्रयी। तो आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि बताइए वेद त्रयी में कौन कौन से वेद आते हैं या कौन सा वेद नहीं आता है? तो याद रखिएगा वेद त्रयी में 3 वेद आते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद। ये हमारे वेद त्रयी में पाए जाने वाले वेद हैं, ठीक है। लेकिन बाद में एक और वेद की रचना की गई जिसको हम कहा गया अथर्ववेद। क्या कहा गया? अथर्ववेद कहा गया। इसको अगर हम मिला लेते हैं तो इसको बना कह दिया जाता है वेद संहिता। यानी कि वेद संहिता में सभी वेद आते हैं, अथर्ववेद हो या आपका सामवेद हो या यजुर्वेद हो, ऋग्वेद हो। पहले 2 क्वेश्चन आपके यहां से कंफर्म हुए, क्या बन सकते हैं? आशा करते हैं आपको टॉपिक भी समझ में आया। संकलनकर्ता किसे कहा जाता है? संकलनकर्ता कहा जाता है कृष्णद्वैपायन को। किसे कहा जाता है? कृष्णद्वैपायन को माना जाता है कि इन्होंने इनको कलेक्शन किया, लिखा नहीं, कलेक्शन किया, और इन्हीं को कहा जाता है वेद व्यास। क्या कहा जाता है? वेद व्यास कहा जाता है। क्लियर? ये भी हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। तो चलिए अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ेंगे तो सबसे पहली चीज हम यहां पर समझने वाले हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और मजेदार है। एक ही चीज में आपको देखना कैसे, आपको रटना नहीं पड़ेगा, अभी तक आप रटते आ रहे हैं। आज मैं आपको समझाऊंगा और आपके माइंड बैठ जाएगा, और क्वेश्चन अगर आया ना तो आप 101% आप सही करने वाले हैं। क्या है टॉपिक, जरा समझते हैं।
देखिए यहां पर आपके सामने कितने वेद हैं? 4 वेद है भाई। कौन कौन से? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। इन हर वेदों का, यानी कि बहुत संस्कृत भाषा में कठिन भाषा, ये वाली संस्कृत नहीं है, टफ लैंग्वेज है यार। इन वेद को, हर वेद के लिए हमने क्या बनाया? एक उपवेद रचना किया। हर वेद की उपवेद की गई रचना किया। इन्हीं के लिए इनके प्रवर्तक तय कर दिए और इनके क्या पुरोहित तय किए, और हर वेद का अपना एक संबंधित ब्राह्मण रखा। अब यार ये इतना सारा बवाल है, क्या क्या पढ़ें समझना जरा। मैं आपको ऐसे समझाऊंगा कि शायद आपके दिमाग में चीजें बिल्कुल बैठ जाएं। देखिए ऋग्वेद की अगर मैं बात करूं, तो ऋग्वेद का जो उपवेद है वो कौन सा है? आयुर्वेद है। ऋग्वेद का जो उपवेद है वो कौन सा है? ऋग्वेद का जो उपवेद है वो आयुर्वेद है। बहुत आसान है, पहला कंडीशन। अभी देखना, समझना। यजुर्वेद, अब देखना जरा, लिंक करना। यजुर्वेद में जो ना, यजुर्वेद में लिखा क्या गया है? यजुर्वेद एक ऐसा वेद है जिसमें लिखा गया है युद्ध विद्या के संबंधित मामलों के बारे में बताया गया है, यानी कि यज्ञ वगैरह सब चीजें बताई गई हैं, आगे पढ़ेंगे भी। अब यज्ञ सारी चीजें बताई गई हैं, तो इसका जो उपवेद है उसको कहा जाता है धनुर्वेद। क्या कहा जाता है? धनुर्वेद। याद कैसे करें? धनुर्वेद मतलब धनु से रिलेटेड, यानी कि युद्ध से संबंधित है, और इस युद्ध विद्या के बारे में किस वेद में लिखा गया है? यजुर्वेद में लिखा गया है। यानी कि अब याद कर सकते हो कि यजुर्वेद का जो उपवेद है वो क्या है? धनुर्वेद है। ये क्लियर हो गया? अच्छा, अब आइए सामवेद। सामवेद में जो वर्णन है ना, आपको पता होगा शायद, सामवेद में जो वर्णन मिलता है वो गायन से संबंधित है, संगीत से संबंधित है, संगीत का वेद कहा जाता है। और इसका जो उपवेद है वो है गंधर्व वेद। गंधर्व वेद मतलब आपको याद हल्का हल्का लिखेगा, गायन संबंधित वेद। गंधर्व वेद मतलब गायन संबंधित वेद। तो आप लिंक कर सकते हो कि गंधर्व वेद किसका उपवेद है? सामवेद का है। और अथर्ववेद में किसके बारे में लिखा गया है? जादू टोना इन सब के बारे में, चिकित्सा के बारे में वर्णन मिला हुआ है, और इन सब चीजों के बारे में क्या है? शिल्प वेद में वर्णन मिलता है। यानी कि शिल्प वेद आपका किसका उपवेद है? ये अथर्ववेद का है। पॉइंट क्लियर हुआ? फिर से एक बार समझिए जरा। ऋग्वेद का आयुर्वेद, यजुर्वेद का धनुर्वेद युद्ध विद्या संबंधित है, सामवेद गायन संबंधित गंधर्ववेद, और ये अथर्ववेद है आपका शिल्प वेद के बारे में आपका वर्णन मिलता है। यहाँ पर शिल्प वेद में दिया गया है। यार ये तो समझ में आ गया। अब अगला जरा देख लेते हैं। ऋग्वेद के जो प्रवर्तक है ना वो प्रजापति ब्रह्मा है। देखो ना, ये ऋग्वेद कितना कर्मकांड संबंधित है। यहाँ पर सब संस्कृत के बारे में दिया गया, ब्राह्मणों के बारे में वर्णन दिया गया है, इसीलिए ब्रह्मा को यहाँ बना दिया गया, क्या? प्रवर्तक बनाया गया है। यजुर्वेद किससे संबंधित है? युद्ध विद्या संबंधित है। इसके जो प्रवर्तक है वो कौन है? देखिए विश्वामित्र। विश्वामित्र कौन है? आपके राम और लक्ष्मण के लिए ध्यान होगा, आपका धनुर्विद्या जंगल ले जा रहे हैं, यानी कि युद्ध विद्या संबंधित है ना विश्वामित्र। तो यजुर्वेद के जो प्रवर्तक है वो कौन है? विश्वामित्र हैं। कौन है? विश्वामित्र। लिंक करो, रटोगे तो पागल हो जाओगे। सामवेद गायन से संबंधित है ना, और नारायण 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 हमेशा चलता रहता है। कौन है? नारायण नारायण, नारद जी हैं। कौन? प्रवक्ता किसके? सामवेद के। इसी प्रकार अगर हम अथर्ववेद को देखें तो अथर्ववेद के प्रवर्तक कौन है? अथर्ववेद के प्रवर्तक हैं विश्वकर्मा। कौन है? विश्वकर्मा। शिल्प वेद के संबंधित है, निर्माण का कार्य किसका? विश्वकर्मा का। प्रवर्तक कौन है? अथर्ववेद के शिल्प वेद के कह सकते हो विश्वकर्मा। अब हमने प्रवर्तक को समझ लिया, कितना आसान रहा प्रवर्तक समझना। अब आइए जरा ऋग्वेद की अगर हम बात करें, पुरोहित कौन है? किसके बारे में? पुरोहित के बारे में, यानी कि उनके जो पुरोहित जानते होंगे ना, जैसे आप देखते होंगे आपके परिवार के पुरोहित होते हैं, तो ऋग्वेद के जो पुरोहित हैं वो हैं होत्र्या होता। कौन है? होत्र्या होता। याद रखिएगा। यजुर्वेद धनुर्विद्या संबंधित मामला है, अधर्व धाया। याद करने के लिए मैं लिंक दे रहा हूं आपको, अदरवाइज आप पागल हो जाएंगे याद करने के लिए। यजुर्वेद के लिए अधर्व अधर्व अधर्व। सामवेद का कौन भैया? गायन संबंधित है ना, उद्गाता। गाना गाओ भैया, उद्गाता। उद्गाता कौन है? पुरोहित है किसके? सामवेद गायन से संबंधित है। और अगर हम देखें अथर्ववेद के कौन है तो ब्रह्मा। ब्रह्मा निर्माण, सृष्टि का निर्माण कर रहे हैं। साथ ही साथ अब अगर देखें लास्ट हमारा ये इतना हो गया, लिंक कर लिया आपने, नोट भी कर सकते हैं आप इसको। अच्छा नोट तो करना ही यार, तभी तो आपकी चीजें आएंगी। ऋग्वेद के बारे में अगर हम देखें यहाँ पर संबंधित ब्राह्मण कौन सा है तो ऐतरेय ब्राह्मण है। कौन सा ब्राह्मण है? ये याद रखना पड़ेगा आपको, ऐतरेय ब्राह्मण है। यजुर्वेद का शतपथ मोस्ट इंपॉर्टेंट ब्राह्मण है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। मैं पहले से लिख रहा हूं, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि शतपथ किस वेद का ब्राह्मण है, शतपथ किस वेद का ब्राह्मण है? यजुर्वेद का है भैया। शतपथ किसका है? यजुर्वेद का है। याद रखिएगा। ऐतरेय किसका है? ऋग्वेद का है। सामवेद का जैमिनी, और गोपथ है आपका अथर्ववेद का। किसका है? अथर्ववेद का। किसका है? अथर्ववेद का। तो ठीक है, इतना समझ में आ गया। आगे बढ़े, ठीक है। अभी क्या ना, अपन को नोट करते चलना। तो हमने क्या क्या समझा? हमने समझा साहब वेदों के बारे में, फिर हमने वेद के उपवेद समझ लिए, प्रवर्तक समझ लिए, पुरोहित समझ लिए, और संबंधित ब्राह्मण समझ लिए।
यार ये चीज समझ ली। तो अगला क्या आता है, अब एक वेद के बारे में बात करेंगे और आज बात करेंगे सबसे पहले किसके बारे में, ऋग्वेद के बारे में समझेंगे। देखिए सबसे महत्वपूर्ण है आपका ऋग्वेद, मतलब महत्वपूर्ण तो सभी है ना, अपन को पढ़ना सब है। तो ऋग्वेद की पहला वेद है, सबसे प्राचीन वेद है, इसके बारे में पढ़ लेते हैं। पहला, ये सबसे प्राचीन वेद माना जाता है। कैसा वेद है, सबसे प्राचीन वेद माना जाता है, सबसे पुराना वेद है। पहला क्वेश्चन ठीक है, हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद मंडलों की संख्या कितनी है साहब, ऋग्वेद में आपके कुल आपके 10 मंडल हैं। ऋग्वेद में 10 मंडल हैं, 10 मंडल याद रखिएगा। इन्हीं में से 10वें मंडल में तो लिखा गया है किसके बारे में, वर्ण व्यवस्था आपका ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र जो आपके कर्म आधारित थे, ठीक है ना। तो ये कहां लिखा है, 10वें मंडल पे। तो कुल आपके 10 मंडल हैं। 10 मंडल, मंडल का मतलब क्या, जैसे आपके बुक में चैप्टर होते हैं ना, उसी प्रकार इसके भी ऋग्वेद के मंडल डिवाइड कर, पहला दूसरा तीसरा, उसमें बहुत सारी चीजें लिखी गई है। तीसरी बार चैप्टर मान लो अगर आपको नहीं समझ में आता। लेकिन क्वेश्चन क्या है साहब, इसमें दूसरा और जो 7वां मंडल है वो सबसे पुराना है। ये भी याद रखना, एग्जाम में आ चुका है ये भी। एग्जाम जितने फैक्ट मैं लिख रहा हूं ये सारे एग्जाम में आए हुए फैक्ट मैं छांट के मैंने बनाई है स्लाइड, और आपको मजा आएगा, इसलिए मैं कह रहा हूं नोट कर लो, कंटेंट आपको तगड़ा देने वाला हूं। यानी कि दूसरा और जो 7वां मंडल है वो सबसे पुराना माना जाता है। कहां पर, ऋग्वेद में। तो सबसे नया कौन सा है, नया है पहला और 10वां। यानी कि आप याद रखिएगा, पहला और 10वां जो मंडल है ऋग्वेद का वो सबसे नया यानी कि नवीनतम मंडल माना जाता है। यार अब आपको ये लग रहा होगा पहला और 10वां ये कैसा सिस्टम है जी, ऐड किया जाता है। जैसे होता है ना कि चैप्टर में आप कुछ ऐड कर देते हो, तो जो इस समय वर्तमान में पहला मंडल है वो सबसे आखिरी में जोड़ा गया है। कब जोड़ा गया है, सबसे आखिरी में जोड़ा गया है। कौन सा मंडल आपका इस समय, जो आपका पहला और 10वां मंडल है। इसलिए याद रखिएगा दूसरा और 7वां सबसे प्राचीनतम मंडल है और आपका पहला और 10वां सबसे नवीनतम मंडल है। ये पॉइंट्स क्लियर हो गया। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है, ये। इसके बाद अब शुरू होती कहानी। देखिए अब यहां पर 2-3 चीजें बहुत महत्वपूर्ण हो जाती हैं, 2-3 चीजें बहुत महत्वपूर्ण। पहला लिखा है 9वां मंडल जो है ना, इसमें क्या है, आपसे क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, भैया बताइए कि ऋग्वेद के 9वें मंडल में किसका वर्णन है, या जो मंडल में दिया गया होगा उसके बारे में पूछ लेगा, ये किस मंडल में। तो याद रखिएगा सोम के बारे में ऋग्वेद के 9वें मंडल में वर्णन मिलता है। किसके बारे में, सोम, यानी कि सोम देव के बारे में ऋग्वेद के 9वें मंडल मिलता है। आपसे क्वेश्चन ये पूछेगा सोम क्या है, क्या पूछेगा आपसे, सोम क्या है, सोम क्या है, आपसे ये पूछ लेता है। तो याद रखिएगा ये एक रस था, जैसे जलपान करते हैं ना उस समय का जो इंजॉयमेंट करते थे लोग, जैसे आजकल आप पीते हो जाकर के ठेके में बैठ करके, तो उसी प्रकार का क्या है, एक तरह से रस होता था जो हिमालय के मंजूवन पर्वत से निकाला जाता था। कहां से, हिमालय के मंजूवन पर्वत से आपको मिलता था। हिमालय पर आपको मंजूवन पड़ता था जो देवताओं के द्वारा लिया जाता था, हिमालय के मंजूवन पर्वत से। क्लियर। अच्छा ये क्या था, एक सोम, एक रस था। कहां पर वर्णन मिलता है इसका, 9वें मंडल में मिलता है वर्णन, याद रखिएगा 9वें मंडल में। चलिए इसके बाद अगर हम देखें 9वें मंडल में सोमदेव का वर्णन, सोमरस के बारे में वर्णन मिलता है। अगला कंडीशन, ऋग्वेद के 3रे मंडल में क्या पूछ लेता है, ये आपसे ये कहेगा कि गायत्री मंत्र का उल्लेख आपका ऋग्वेद के किस मंडल में दिया गया है, या सीधा सीधा पूछ लेगा कि गायत्री मंत्र का उल्लेख किस वेद में दिया गया है। तो पहला क्वेश्चन, गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद में दिया गया है। दूसरा क्वेश्चन, गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद के 3रे मंडल में दिया गया है। कहां दिया गया है, 3रे वेद मंडल में दिया गया है। तो यहां पर याद रखिएगा 3रे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख मिलता है। एक क्वेश्चन और पूछता है, क्वेश्चन ये पूछता है कि गायत्री मंत्र किसने लिखा, गायत्री मंत्र को किसने रचा। तो इसके रचयिता जो है वो विश्वामित्र हैं। कौन है, गायत्री मंत्र के जो रचयिता हैं वो कौन है, विश्वामित्र हैं। विश्वामित्र, याद रखिए गायत्री मंत्र को लिखा है इन्होंने। इसके बाद एक क्वेश्चन और पूछता है, क्या पूछता है कि साहब 7वें मंडल में क्या दिया गया है, वरुण देवता के बारे में 7वें मंडल में मिलता है। वरुण किसे समुद्र का देवता कहा जाता है, जल का देवता कहा जाता है, आचरण का देवता कहा जाता है। बहुत सारी चीजें बात करेंगे आगे, लेकिन सबसे पहले हमें समझना था ऋग्वेद के बारे में। हमने समझ लिया, जितने इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो भी हमने समझा। आशा करते हैं ये पॉइंट भी आपको क्लियर हो रहा होगा। क्लियर हो रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताएं, ठीक है। और बस यार एक चीजें थोड़ा क्या ना, मजा आए तो सामने वाले को प्रोत्साहित भी करना चाहिए, इतना तो बनता है। और इसके लिए जरूरी है कि आप उसके कंट्रीब्यूशन पे, योगदान पे आप थोड़ा सा योगदान अपना भी दें। तो आप बस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर जरूर करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, अपने ग्रुप्स में शेयर कर दें। बस इतना ही मैं आपसे चाहता हूं, बाकी और कुछ नहीं है। बस मैं आपको पूरा कंटेंट दूंगा, अच्छे से दूंगा। आप नहीं भी शेयर करेंगे तब भी मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। बस लग जाइए, मजा आने वाला है। ऋग्वेद में ये हमने समझ लिया। अगला वेद आपके सामने आ रहा है, ये देखिए अगला वेद आपके सामने यजुर्वेद। यजुर्वेद में ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना, पहली कंडीशन।
यजुर्वेद में ज्यादा कुछ तो नहीं पढ़ना है अपन को ज्यादा नहीं पढ़ना, लेकिन फिर भी जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है, पहली कंडीशन, इसका संबंध किससे है? ये कर्म कांड से संबंधित वेद है। मैंने क्या बोला, इसमें यज्ञ के बारे में थोड़ा सा मिल जाता है, धनुर्विद्या के बारे में मिल जाता है, यानी कि कर्मकांडी वेद है। कैसा वेद है? कर्मकांडी वेद है। कैसा वेद है? कर्मकांडी वेद है। दूसरा, यानी कि देखो यज्ञ संबंधित सारी चीजें इसमें मिलती हैं। किसके संबंधित मामले मिलती हैं? यज्ञ संबंधित चीजें यहां पर आपको मिल रही होती हैं, यानी कि ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। जो यजुर्वेद है ना, ये जो वेद है, ये वेद आपका गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया है। किसमें? गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया है। यजुर्वेद जो है गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया है। एक चीज भी ध्यान रखना है अपन को। इसके बाद क्या है साहब, इसकी रचना जो कुरुक्षेत्र में मानी जाती है। अब देखो ना, युद्ध संबंधित मामले यहां पर मिलेंगे, ये युद्ध संबंधित मामले। और जब युद्ध संबंधित जो मामले मिलेंगे आपको, तो युद्ध कहां हुआ था? आपको याद होगा, महाभारत का युद्ध कहां हुआ है? कुरुक्षेत्र में हुआ था। कुरुक्षेत्र में हुआ था। कुरुक्षेत्र में हुआ था। और यही कारण है इसकी रचना कहां मानी जाती है? कुरुक्षेत्र में मानी जाती है। थोड़ा सा एनर्जी लेवल डाउन है, जो कि वैक्सीन लगी कल, और वैक्सीन लगने के बाद कहा गया कि 7 दिन रेस्ट करो, लेकिन फिर भी क्योंकि वीडियो बनाना है तो फिर मैंने सोचा वीडियो बनाते हैं। देखते हैं, रेस्ट तो खैर कर ही रहा हूं, फिर भी इसके साथ ही साथ वीडियो बनाना है, बहुत सारी चीजें करनी है, तो इसलिए एनर्जी लेवल आज थोड़ा सा डाउन है। क्योंकि बॉडी में वैक्सीन लगाने के बाद क्या होता है, आपकी बॉडी में थकावट आती है, और फिर आपका हाथ जो है, क्योंकि दाहिने में लगी इसलिए ज्यादा उठ नहीं रहा है, फिर भी कोई दिक्कत नहीं है। तो कहने का मतलब यह है कि साहब आपको संघर्ष हमेशा करते रहना जिंदगी में। यजुर्वेद की बात करें तो इसके 2 भाग हैं, एक आपका है कृष्ण यजुर्वेद, आपका एक शुक्ल यजुर्वेद। बस आपको इतनी ही चीजें यजुर्वेद से संबंधित समझनी है, ज्यादा नहीं हम लोग को डेप्थ में जाना है। याद रखिएगा, अगर आप डेप्थ में गए कोई मतलब नहीं है आपको चीजों का। हमें एग्जाम क्वालिफाई करना है, हमें उस टॉपिक पे पीएचडी नहीं करनी है। हम सीधा समझिए, हमें उस टॉपिक पे पीएचडी नहीं करनी है, हमें उस टॉपिक का स्पेशलिस्ट नहीं बनना। अपन को टॉपिक समझना है एग्जाम के लिए, और एग्जाम में क्या आता है ये तय कैसे होगा? एग्जाम पेपर उठाओ, पता चल जाएगा क्या आता है एग्जाम में। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। सामवेद के बारे में। मजेदार वेद है, यहां से क्वेश्चन बनता है। पहली कंडीशन, सामवेद, आपको वर्ड आ रहा है, साम मतलब संगीत, यानी कि इसे संगीत का वेद कहा जाता है। पहला क्वेश्चन, भारतीय संगीत का मूल वेद कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भारतीय संगीत का मूल वेद कहा जाता है। भारतीय संगीत का मूल वेद किसे कहा जाता है? सामवेद को कहा जाता है। सामवेद का प्रमुख जो देवता है वो कौन है? आपका सूर्य है। याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका। आप गेस नहीं कर पाएंगे, तुक्का मारेंगे, गलत ही मारेंगे। सूर्य देव या सविता किसका? सामवेद का प्रमुख देवता माना जाता है। सामवेद का प्रमुख देवता माना जाता है। इनमें कुल वेदों की ऋचाएं कितनी हैं? जैसे पंक्तियां होती हैं 1875 हैं, और जिनमें से सारी की सारी कहां से ली गई हैं? ऋग्वेद से ही ली गई हैं। किसको छोड़ के? 75 को छोड़कर, यानी कि 75 को छोड़ दे तो सारी की सारी जो ऋचाएं हैं वो आपकी ऋग्वेद से ही कॉपी की गई हैं। ये भी आपको ध्यान रखने वाली बात है। अपन ने इतना समझ लिया, अपन ने इतनी समझ लिया कि सूर्य और सविता सामवेद का साहब मुख्य देवता है। संगीत का मूल, भारतीय संगीत का मूल वेद कहा जाता है। और 75 ऋचाओं को छोड़ दे, बाकी सारी कहां से ली गई है? ऋग्वेद से ली गई। कुछ 1875 ऋचाएं हैं। सारी चीज कॉपी करते चलो, लिखते चलो मेरे दोस्त, लिखते चलो, वरना मजा नहीं आने वाला है। फिर बस यही होगा साहब कि पूरा वीडियो कंप्लीट हो गया, पढ़ तो पूरा लिया, आया कुछ नहीं। साहब आपको ध्यान रखना है, चीजें आपको समझनी है, और समझ में आएंगी तभी आप कुछ कर पाएंगे, वरना फिर तो ऐसे ही चलता रहेगा। चलो आगे बात करते हैं साहब, आगे बात करते हैं साहब। अथर्ववेद देखिए, वाह वाह क्या बात है। अथर्ववेद बहुत इंपॉर्टेंट है। यजुर्वेद, ऋग्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, मोस्ट इंपॉर्टेंट, मजा आने वाला। अथर्ववेद है ना साहब, ये सबसे आखिरी में जोड़ा गया वेद है। सबसे नवीनतम वेद कौन सा? अथर्ववेद है। सब इसके कई सारे नाम हैं। इसको महिवेद भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? महिवेद। महिवेद क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ पर पृथ्वी, मही पृथ्वी का पर्यायवाची है। किसका पर्यायवाची है? पृथ्वी का पर्यायवाची है, और यही कारण है इसे महिवेद कहा जाता है। ये देखिए आपका लिखा हुआ है, महिवेद कहा जाता है। और यहाँ पर पृथ्वी सूक्त का वर्णन मिलता है। किसका मिलता है वर्णन? पृथ्वी सूक्त का वर्णन मिलता है। याद रखिएगा, इसे महिवेद भी कहा जाता है। दूसरा कंडीशन, इसमें ब्रह्म विषयक चीजें भी लिखी गई, इसलिए ब्रह्मवेद आपका कहा जाता है। चिकित्सा के बारे में यहाँ वर्णन मिलता है, तो भैषज वेद के बारे में इसे कहा जाता है। भैषज वेद मतलब इसे कई सारे नाम है, चाहे इसे महिवेद कहें, चाहे भैषज वेद कहें, चाहे आपका ब्रह्मवेद करें। किसके नाम है? अथर्ववेद के। आप कंफ्यूज हो सकते हैं, ब्रह्मवेद से आप ऋग्वेद को गेस कर सकते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। ठीक है, तो आपको थोड़ा ध्यान रखना। इसके बाद आते हैं, ये जो वेद है ना, इस वेद को अथर्ववेद इसलिए नाम रखा, किसके ऋषि के नाम पर? अथर्वा ऋषि थे, उनके नाम पर इस वेद का नाम पड़ा। पहली कंडीशन यह याद रखिएगा।
इस वेद में मैंने बोला चिकित्सा के बारे में वर्णन मिलेगा, इस वेद में जादू टोना के बारे में वर्णन मिलेगा। आप इसे हल्के मत ले लेना, जादू टोना को बिल्कुल हल्के में ले लो कि साहब कुछ होता ही नहीं है साहब, है इस वेद में वर्णन मिलता है साहब, और इन्हीं के आधार पर यहाँ पर ऐसी ऐसी चीजें पाई जाती हैं, बहुत ताकत होती है इन सब चीजों में। अथर्ववेद, इस वेद में जादू टोना के बारे में वर्णन मिलता है, तंत्र मंत्र के बारे में वर्णन मिलता है, इंपॉर्टेंट है याद रखिएगा। अथर्ववेद में चिकित्सा के बारे में भी वर्णन मिलता है, यानी कि औषधि के बारे में वर्णन मिलता है। औषध चिकित्सा के बारे में तो बिल्कुल हम कहेंगे, इस वेद में कैंसर तक का इलाज दिया गया है, वो बात अलग कि हम पहचान नहीं पा रहे साहब। नासा इस वेद पे रिसर्च कर रहा है और भारत के लोग कह रहे हैं सर वेदों में क्या कुछ नहीं है साहब, ऐसे सब ढकोसले हैं साहब, बहुत ताकत है, जान है। आप चीजों को, जिन चीजों को आप समझ नहीं पाते वो आपके लिए बेकार है साहब, जिनको आप समझ जाते हो आपके लिए बहुत अच्छी बात है। तो इसलिए याद रखिएगा, वेद हमारे बीएचयू आईआईटी में साहब रिसर्च चल रहा है इस चिकित्सा को लेकर के, कैंसर के इलाज को इस वेद से निकाला जा रहा है, यानी कि बहुत सारी चीजें हैं आपको समझनी है। तो मुद्दे की बात यह है साहब कि इस वेद में भी बहुत कुछ दिया गया है। ये फैक्ट्स आपको समझ में आए होंगे, आशा करते हैं, आशा करते हैं ये फैक्ट्स आपको समझ में आए होंगे, आप नोट भी कर रहे होंगे, ठीक है। चलिए, तो हमने क्या समझा साहब, हमने वेदों के बारे में समझ लिया, अपन ने वेदों के बारे में समझ लिया। अब कोई दिक्कत हो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, उन समस्याओं का रिजॉल्व भी किया जाएगा, जो भी समस्याएं होंगी उनको दूर करने का प्रयास किया जाएगा, और भी आपको जो समस्याएं हैं उनको भी आपको दूर करने का प्रयास किया जाएगा। नोट करो जल्दी से, थोड़ा सा पानी ले लेते हैं, कहीं पता लगा कि वैक्सीन का ज्यादा इफेक्ट दिखने लगे। चलिए, तो हमने देखा साहब अथर्ववेद के बारे में, अगला देख लेते हैं साहब। अब तो छोटी छोटी चीजें हैं साहब, छोटी छोटी। अब पहले सबसे समझते हैं ब्राह्मण साहित्य क्या है, इनका क्या यूज है, फिर उपनिषद क्या है और अरण्यक क्या है साहब, इनको थोड़ा समझ लेते हैं, हमारा साहित्य कंप्लीट हो जाएगा और हम लोग ऋग वैदिक काल में प्रवेश करेंगे और वहां समझेंगे साहब क्या लाइफ स्टाइल थी साहब। लोग जंगलों में रह रहे हैं, कबीलों में रह रहे हैं, पशुपालन जानते हैं, कृषि जानते नहीं है साहब, कैसे भोजन निर्वाह करते होंगे, क्या उनकी सामाजिक व्यवस्था रही हो, क्या राजनीतिक व्यवस्था रही हो, कैसे राजा रहा होता, सब समझेंगे, मजा आएगा। करेंसी सिस्टम क्या था, व्यापार कैसे करते थे, सारी चीजें समझने वाले हैं, और जो क्वेश्चन बनने वाले हैं उनके बारे में भी बात करेंगे, ऐसा नहीं केवल टाइम पास करेंगे, ठीक है। चलो, ब्राह्मण साहित्य के बारे में बात करेंगे तो साहब ब्राह्मण साहित्य कैसे हैं, ये ब्रह्म विषयक हैं, इनमें सारी की सारी वेदों से रिलेटेड है, इसलिए वेदों से रिलेटेड है तो ब्रह्म विषयक मामले इन पर वर्णन किए गए होंगे, वेदों के बारे में इसकी जानकारी मिलती है। एक्चुअली क्या है ना, वेदों को समझने के लिए हमने क्या कर दिया साहब, ब्राह्मण बना दिया साहित्य, इनमें थोड़ा सरल भाषाएं में लिखी गई जिससे कि लोग समझ सके, वरना कोई मतलब ही नहीं, अगर समझ ही नहीं पाएंगे तो समझेंगे क्या फिर। इनमें यज्ञ संबंधित विषयों के बारे में अधिकतर जानकारी मिलती है, मोस्टली यज्ञ संबंधित विषयों, यानी कि जो राजा महाराजा होते थे, अनुष्ठान जो करते थे, उन सभी के बारे में यहाँ जानकारी आपको प्राप्त होती है। ये हमने समझ लिया अपन ने, ठीक है। इसके बाद जो उपनिषद नजर आते हैं, उपनिषद ब्राह्मण आपने समझा, ज्यादा नहीं डिटेल में जाना। अब उपनिषदों के बारे में जरा समझते हैं। उपनिषद की अगर हम बात करें तो कुल प्रामाणिक तौर पे उपनिषद का पहला मतलब ये आपसे पूछेगा कि साहब उपनिषद का अर्थ क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। उपनिषद का अर्थ क्या होता है ये आपसे पूछा जाएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साहब। तो उपनिषद का अर्थ होता है गुरु के समीप बैठना। क्या होता है भैया, याद रखिएगा, उपनिषद का शाब्दिक अर्थ जो है गुरु के समीप बैठना। क्या होता है, गुरु के समीप बैठना, ये उपनिषद का शाब्दिक अर्थ है। पूछ लेता है एग्जाम में। इन्हें ब्रह्म विद्या भी कहा जाता है, यानी कि ब्रह्म विषय के भी हैं। टोटल 108 उपनिषद हैं। कितने उपनिषद हैं, 108, जिनमें से प्रामाणिक तौर पे जो मान्य हैं, यानी कह सकते हो प्रामाणिक दिए गए 108 टोटल हैं, लेकिन प्रामाणिक कितने, 13, यानी कि 13 आपके प्रामाणिक माने जाते हैं। कितने आपके प्रामाणिक हैं, 13, और आपके टोटल कितने, 108 उपनिषद हैं, ये ध्यान रखिएगा। अच्छा, इसके बाद अच्छा इसी चीज में आप ध्यान रखिएगा, मैं एक चीज और बता देता हूं। जैसे आप देखते होंगे सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते, ये आपने देखा होगा, लिया जाता है सारनाथ में, आपका जो अशोक स्तंभ है वहां पर ये आपका सत्यमेव जयते आपका लिखा हुआ है। ये कहां से लिया गया है, तो ये जो लिया गया है ना, ये मुंडकोपनिषद से लिया गया। कहां से लिया गया है, मुंडकोपनिषद से लिया गया है, पहली कंडीशन। ये आपका उपनिषद है। इस तरह से क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। दूसरा आपसे पूछा जाता है साहब, ये बताइए कि अस्तोमा सदगमय, क्या साहब, अस्तोमा सदगमय, ये कहां से लिया गया है, ये आपका एक सेंटेंस बहुत एग्जाम पूछा जाता है, तो ये भी याद रखिएगा, बृहदारण्य उपनिषद से लिया जाता है, लिया गया है। बृहदारण्य उपनिषद से लिया गया है। कहां से लिया गया है, बृहदारण्य उपनिषद से लिया गया है। तीसरी कंडीशन, और आपसे पूछ लिया जाता है कि यम और नचिकेता का सिद्धांत कहां से लिया गया है, यम और नचिकेता, क्या भैया, नचिकेता का सिद्धांत कहां से लिया गया है,
तो ये भी याद रखिएगा, आपका इंपॉर्टेंट है, आपका आ जाता है का सिद्धांत जो है ये कहाँ से लिया गया है, इसके बारे में अगर हम बात करेंगे तो याद रखिएगा ये लिया गया है कठोपनिषद से। कहाँ से? कठोपनिषद। तो ऐसे प्रश्न पूछ लेते हैं यार ये क्या है, यम और नचिकेता। आपको याद होगा नचिकेता अपने पिता से लगातार प्रश्न पूछते हैं, जीवन के बारे में, मृत्यु के बारे में बहुत सारे प्रश्न कर डालते हैं लगातार। बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। तो नचिकेता ये पूछ लेते हैं कि मृत्यु के बाद पिताजी, पापा जी कहाँ जाते हैं लोग। अब उनके पिताजी इतने परेशान हो चुके थे उनके प्रश्नों से, तो कहते हैं कि यार मरने के बाद यमराज के पास जाते हैं। पूछा जाकर यमराज कौन है, कहा कि जाओ उसी से पूछ लो जाकर के ना। तो जब ये बोला तो कहा भेजो हमको। तो कहते हैं अपने पिता, अपने बच्चे को यमराज यानी कि मर्त लोग भेज देते हैं वो। अब नचिकेता के उत्सुक व्यक्ति थे, वो यमराज के पास पहुंचते हैं और यमराज से प्रश्न पूछना चालू कर देते हैं। भाई साहब यमराज को प्रश्न पूछ पूछ करके पागल कर देते हैं। यमराज पागल हो जाता है तो मरने के बाद, क्योंकि मृत लोग में तभी जाएगा जब मर जाएगा व्यक्ति, तो यमराज उसे फिर से जीवन दान देते हैं। कहते हैं भैया यहाँ से छुट्टी पाओ, यहाँ से तुम जाओ जीव पृथ्वी लोक में वहीं रहो, हम तुम्हारे प्रश्नों का जवाब नहीं दे सकते। और इसी के बीच यम और नचिकेता का जो सिद्धांत है, उसके बीच जो संवाद हुए थे उसका वर्णन दिया गया है, और वही है कठोपनिषद। आशा करते हैं भी पॉइंट क्लियर हो गया होगा। तो ये जो प्रश्न है ऐसे छोटे छोटे प्रश्न आ जाते हैं एग्जाम में, बहुत बड़े नहीं, छोटे प्रश्न है, लेकिन अगर आपको पता नहीं है तो फिर आप कर नहीं सकते। अगर आपको पता नहीं है तो आप कर नहीं पाएंगे। अरण्य क्या होता है? जंगल, इसका मतलब होता है जंगल। आपको पता है अरण्य जंगल का पर्यायवाची है। ब्राह्मण ग्रंथों के बारे में यहाँ रचना मिलती है। फिर वही चीज आती है दर्शन के बारे में, फिलॉसफी, इन सभी चीजों के बारे में यहाँ वर्णन मिलता है। आध्यात्मिक चीजों के बारे में यहाँ वर्णन मिलता है। तो आपको हल्का हल्का याद रखना है कि साहब इनमें दिया क्या गया है, ये आपको याद रखना है। क्लियर? अच्छा, अब थोड़ा सा समझते हैं और आगे की ओर हम समझते हैं चीजों को। हमने ये समझ लिया, यानी कि हमने कंप्लीटली तौर पे ब्राह्मण साहित्यों को पूरा समझ लिया, जिसमें हमने वेदों के बारे में समझ लिया। हमने मतलब ये कह सकते हैं कि हमने ये पूरा का पूरा पोर्शन निपटा दिया ये वाला। साहब वेद हो, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे आरण्य उपनिषद हो। अब अपन को पढ़ना क्या है साहब? अपन को पढ़ना है ऋग्वेद के बारे में, ऋग वैदिक काल, यानी कि हम लोग पढ़ने वाले हैं वैदिक काल में, जिनमें सबसे पहले आता है पूर्व वैदिक काल 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व, यानी कि उसी को कहा जाता है ऋग वैदिक काल। तो शुरू करते हैं ऋग वैदिक काल की कहानी। आशा करते हैं आप बोरियत तो नहीं फील हो रही होगी आपको। आज आपको पढ़ने में मजा आ रहा होगा, आपको ऐसा नहीं लग रहा होगा यार ये वैदिक काल पता नहीं क्या है क्या नहीं है, कैसा है, समझ में आता नहीं है मुझको। तो आज हम लोग इसी के बारे में बात करेंगे और शुरू हो रहा है ऋग वैदिक काल। यानी कि सबसे पहला प्रश्न जो आपके सामने आता है कि साहब ये कब रहा है, ऋग वैदिक काल कब का काल है, कब कहा जाएगा इसे ऋग वैदिक काल? तो मैंने कहा 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 1000 ईसा पूर्व, यानी कि आप इसे नोट कर सकते हैं 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 1000 ईसा पूर्व का जो समय है उसे कहा जाता है ऋग वैदिक काल। और 1000 ईसा पूर्व, अब प्रश्न ये उठता है कि यार ऐसी कौन सी घटना हुई होगी जब ऋग वैदिक काल अलग हो जाता है और उत्तर वैदिक काल अलग हो जाता है। 1000 ईस्वी से 600 ईस्वी के बीच में उत्तर वैदिक काल है, लेटर वैदिक पीरियड है। कुछ तो हुआ होगा ना उस काल में, 1000 के आसपास कुछ तो हुआ होगा जिससे पूरी की पूरी व्यवस्था में परिवर्तन आ गया और हमने उसको क्लासिफाइड कर दिया दो अलग अलग भागों में। देखेंगे, बहुत मजा आएगा, इंटरेस्ट आएगा आपको। अब सबसे पहला प्रश्न कि साहब ये जो ऋग वैदिक काल के लोग, इनका मुख्य व्यवसाय क्या था? पहला प्रश्न, मुख्य व्यवसाय क्या था? तो याद रखिएगा इनका जो मुख्य व्यवसाय है वो है पशुपालन। क्या है? पशुपालन, जानवरों को पालन करना। क्योंकि अभी कृषि के बारे में नहीं जानते, अभी क्या है ये कृषि के बारे में नहीं जानते हैं, इसलिए इनका मुख्य व्यवसाय है पशुपालन। ऐसा नहीं कि जानते नहीं है, थोड़ी बहुत जैसे आपका गेहूं है, जौ है, इनके बारे में जानते थे, उगाना जानते थे, लेकिन पूरी तरीके से ये लोग इनके बारे में नहीं जानते थे। तो चलिए इसके बारे में आपने देखा, पशुपालन इनका मुख्य व्यवसाय है। जीवन शैली कैसी है इनकी? जीवन शैली आदिवासी वाली है। जीवन शैली कैसी है? आदिवासी वाली लाइफ स्टाइल जी रहे हैं, यानी कि आदिवासी जीवन जी रहे हैं। और कबीलाई लोग हैं। कैसे लोग हैं? कबीले में रहते हैं लोग। लोग कैसे हैं? कबीले में रह रहे हैं, यानी कि जंगलों में रह रहे हैं, कबीले में ग्रुप बना के चल रहे हैं, अभी कपड़े भी नहीं पहनने आते हैं, यानी कि इस प्रकार की लाइफ स्टाइल है, जंगल में जीवन अपना कर रहे हैं। तो यहां से ऋग वैदिक काल की शुरुआत हो रही है। क्लियर? अच्छा, आइए सबसे पहले समझते हैं कि हम पढ़ेंगे क्या और ऋग वैदिक काल को कैसे पढ़ें। यार कठिन हो जाती है ऋग वैदिक काल, रट्टा मारते हो आप लोग, नहीं मराएंगे आज, रट्टा नहीं मराएंगे आज, आपको हम समझाते हैं। देखिए कोई भी लाइफ हो, कोई व्यक्ति हो, यार जीवन तो जिएगा ना अपना, और जीवन जीने के लिए किस तरह, या तो उसमें कुछ ना कुछ उसकी राजनीतिक व्यवस्था रही होगी, उसका पॉलिटिकल सिस्टम कुछ ना कुछ उसका रहा होगा, या तो उसकी कुछ सामाजिक व्यवस्था रही होगी, कुछ ना कुछ तो रहा होगा, उसकी आर्थिक व्यवस्था कुछ ना कुछ रही होगी, और किसी ना किसी देवता को तो मानता ही रहा होगा। तो हम ये समझ लेंगे उसकी धार्मिक व्यवस्था है, समाज में जो स्तर है उसके सामाजिक व्यवस्था को समझ लेंगे, पैसे की जो इनकम है आर्थिक व्यवस्था समझ लेंगे, और व्यवस्था के लिए जरूरी है आपका शासन करना,
तो जरूरी है हमें राजनीतिक व्यवस्था को पढ़ना। और जब ये चार चीजें आप उत्तर वैदिक काल में पढ़ लेंगे तो सेम आपको सॉरी ऋग वैदिक काल में पढ़ लेंगे तो उसी प्रकार आपको पढ़ना होगा उत्तर वैदिक काल में। यानी कि उत्तर वैदिक काल में जो 1000 से आपका 600 ईसा पूर्व है, यहां भी समझेंगे कि साहब यार ऐसा क्या हुआ कि साहब इसके बीच में और इसके बीच में परिवर्तन आ गया, यहां लोग गरीब, यहां लोग अमीर हो जाते हैं अचानक, यहां स्त्रियों की स्थितियां थोड़ा ठीक है लेकिन यहां स्त्रियों की स्थितियां खराब हो जाती हैं साहब, यहां स्त्रियां जनेऊ धारण करती हैं साहब, यहां स्त्रियां जनेऊ धारण नहीं कर पा रहे हैं, यहां गोत्र व्यवस्था का जन्म होता है। यहां पर ऋग वैदिक काल में स्त्रियों को अपना वर चुनने का अधिकार है, अपना वर चुन सकती हैं, शादी कर सकती हैं मन, यहां नहीं है साहब, सब छीन लिया गया। कुछ तो ऐसा परिवर्तन हुआ, यहां भी वर्ण व्यवस्था है लेकिन कर्म आधारित है, यहां पर जाति आधारित बना दी गई, यहां पर ताकतवर लोग पैदा होते हैं, यहां राजा पैदा हो रहा है, इसका मतलब यहां संपत्ति आने लगी, पैसा आने लगा, आर्थिक स्थितियां मजबूत होने लगी, यहां सिक्योरिटी की जरूरत पड़ने लगी। इन सभी के बारे में देखेंगे, कुछ तो हुआ होगा इस 1000 के आसपास। यानी कि फिर ऋग वैदिक का हम राजनीतिक पीरियड पढ़ेंगे, सामाजिक पीरियड पढ़ेंगे, आर्थिक पीरियड पढ़ेंगे, धार्मिक पीरियड पढ़ेंगे। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि वीडियो ज्यादा लंबा हो जाएगा तो इसे नेक्स्ट वीडियो में रखते हैं, अन्यथा ज्यादा लंबा होगा तो फिर मजा नहीं आएगी और फिर आप बोरियत महसूस करेंगे। लेकिन याद रखिएगा, आप मैं ऋग वैदिक पीरियड हो या उत्तर वैदिक हो या वैदिक पीरियड हो, आपको ऐसे पढ़ाने वाला हूं जिससे आपको कभी जिंदगी में नहीं भूलेगा, और उसको मैं आज के परिपेक्ष में कंपेयर करूंगा। आज राजनीतिक व्यवस्था है तो तब भी रही होगी, आज आर्थिक स्थिति है तब भी रही होगी, सामाजिक स्थिति है तब भी रही होगी, स्त्रियों की क्या दशा है, पुरुषों की क्या दशा है, स्त्रियां, यहां पर ऋग वैदिक काल में स्त्रियां राजा के डिसीजन को इफेक्ट कर रही हैं, भाग ले रही हैं, यहां अधिकार छीन लिया गया साहब, क्यों, ऐसा क्या हुआ? तो इन सब के बारे में आज समझने वाले हैं, लेकिन अभी इस वीडियो में तो नहीं समझेंगे क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा तो फिर मजा नहीं आने वाला है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसको अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, बिंदास तरीके से पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही अभी के लिए रखते हैं, बहुत ही जल्दी आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा क्योंकि मेरा काम है पेट का सिलेबस और मैं उसके लिए मैं आपको वीडियो लगातार देता रहूंगा। अवेयर रहिए, नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, जिससे आपको वीडियो अपलोड आपको मिल जाएगा। पॉलिटी का वीडियो भी चालू होने वाला बहुत जल्दी से, ज्योग्राफी का दूसरा वीडियो यानी कि आपको मिलने वाला है कुछ ही देर में, दूसरा वीडियो भी आएगा, लग जाइए। अगर आपने ईमानदारी से किया है तो याद रखिएगा 100 में से 55 नंबर तक आपका केवल जीएस खा रही है, अकेले जीएस आ रही है। जीएस बंदा अगर कोई निकाल दे तो साहब सिलेक्शन हो जाएगा। 5 नंबर 10 नंबर की मैथ है, 5 नंबर की इंग्लिश है, 5 नंबर की हिंदी है साहब, कोई बहुत ज्यादा है क्या? 5 नंबर की रीजनिंग आ रही है साहब, बाकी तो सब यही भरा है ना जीएस। पढ़ो, दबा के पढ़ो जीएस, आने वाले सभी एग्जामों के लिए जीएस अब इंपॉर्टेंट होने वाली, बिना जीएस के बंटाधार होने वाला है अगर आपने तैयारी नहीं की, ठीक है। तो अब मजा आएगा, आने वाले टाइम पे हम लोग पढ़ने वाले हैं। अभी के लिए हम लोग यहीं पर रुकते हैं और बस बिंदास तरीके से पढ़ाई में लग जाइए। टेलीग्राम चैनल नीचे दिया गया लिंक ज्वाइन कर लीजिए जाकर के, और बस इंस्टाग्राम में फॉलो कर लो यार नीचे अगर लगता है। बाकी चीजों पे देखते हैं, मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।